पिछले साल भारत ने एक मैसिव वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट का परियोजना पर कदम उठाया। हमने चीता को रीइंट्रोड्यूस्ड किया। इन बड़े बिल्लियों को भारत में 1952 में ऑफिशियली रूप से विलीन घोषित किया गया था, लेकिन हम चाहते थे कि वे फिर से हमारे जंगलों में घूमें। इसलिए हमने कुछ चीता को रिलोकेट करने का निर्णय लिया। अब हम इसे ईरान के एशियाटिक चीताओं के साथ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम थी। इसके बजाय हमने नामीबिया से अफ्रीकी प्रजाति का चयन किया और हमने इनिशियल रिलोकेशन योजनाओं में लगभग 100 करोड़ खर्च किए। उस समय अधिकारी ने यह नोट किया कि यह हमारे घास क्षेत्रों को बचाने का प्रयास है। चीते शाकाहारी जीवों का शिकार कर सकते हैं और चूंकि इस क्षेत्र में शाकाहारी जानवर नियमित रूप से अत्यधिक चराई कर रहे हैं, तो यह सुनने में अच्छा लगा। घास क्षेत्र फिर फलना फूलना हो सकता है, पक्षियों और अन्य प्राणी जीव वापस आ सकते हैं और इकोसिस्टम पनप सकता है। लेकिन इसके बारे में सभी खुश नहीं थे, खासकर जब कई चीते की मौत की खबरें सामने आने लगी। उनका बड़ा सवाल था, क्या यह संरक्षण प्रयास उसके लायक है? शायद हमें अपने गिद्धों को बचाना चाहिए। गिद्धों के बारे में हम जल्द ही बात करेंगे। वैसे तो कंजर्वेशन प्रयास कठिन होते हैं क्योंकि फायदे और नुकसान को क्वांटिफाई करना वास्तव में आसान नहीं है। मिश्रित बहुत सारे चरण हैं, लेकिन अर्थशास्त्री एंड्रू मेट्रिक और मार्टिन वेटजमैन ने इसका समाधान ढूंढने की कोशिश की है और उन्होंने नोआ की जहाज समस्या का समाधान करने के लिए उसे उपयोग किया है। जो वैज्ञानिक नहीं जानते, वे नोआ को एक धार्मिक हीरो मानते हैं जिन्होंने दुनिया को बचाया। कहानी यह है कि भगवान ने निर्णय किया कि मानव जाति को नष्ट कर देना है और उसने नोआ को अपने परिवार और जीव जगत को बचाने का मौका दिया। वह एक जहाज या एक जहाज बनाएगा और सभी विश्व के जीव प्रजातियों के एक पुरुष और मादा प्रतिष्ठान को बोट पर ले जाएगा। फिर वे नए पृथ्वी को रिप्लेनिश करेंगे। लेकिन यहाँ बात यह है कि आप संभावित रूप से एक जहाज पर सभी जीव प्रजातियों के लिए जगह नहीं बना सकते ना। नोआ को चुनना पड़ता था। वहाँ केवल सीमित जोड़ी हो सकती थी और आज की समस्या की मूल कड़ी यही है, सीमित बजट और संसाधनों के साथ आप कौन सी प्रजातियों को बचाते हैं। तो समाधान प्रत्येक प्रजाति की एक्सपेक्टेड यूटिलिटी के साथ शुरू होता है और यह उपयोगिता उन्हें इकोसिस्टम के रूप में प्रकट होती है। बस भारतीय गिद्धों को देख लो। द्वारका के पास हमारे पास 1980 के दशक में 40 मिलियन गिद्ध थे, लेकिन 2007 में यह संख्या भारी मात्रा में 99% कम हो गई। इस अचानक गायब हो जाने की खबर ने सभी को चौंका दिया। काफी समय तक लोग अपने सिर पर मुंह मारते रहे कि यह सब क्या हो रहा है। लेकिन फिर 2004 में जवाब साफ हो गया, गिद्धों को जहर दिया जा रहा था। नॉट इंटेंशनली, ध्यान दें, लेकिन एक्सीडेंटली से। देखो, किसान चोटिल पशुओं पर एक सामान्य पीड़ा निवारक डिक्लोफेनेक का उपयोग करने लगे थे। दवा कीमत तेजी से गिर गई थी और यह आसानी से उपलब्ध हो गई थी, और जब पशु मर जाते थे और उनका डिस्पोज्ड ऑफ किया जाता था तो गिद्ध इस पर भोजन करते थे। डिक्लोफेनेक गिद्धों के लिए एक्सट्रीमली टॉक्सिक होती थी और उनकी मौत होने लगी। अब गिद्ध बड़े अच्छे सफाई कर्मी होते हैं। यही वह सेवा है जो वे इकोसिस्टम को प्रदान करते हैं। 40 मिनट में पूरी गाय का शव खा सकते हैं। मोस्ट अदर एनिमल्स इसे इतनी एफिशिएंटली से नहीं कर सकते हैं। तो जैसे जैसे गिद्ध गायब हो गए, चूहे और वन्य कुत्ते ने काम पर कब्जा किया और बचे हुए शवों को सीधे पास के जलवायु स्रोतों में फेंक दिया जा रहा था। किसी ने इस पर 2-4 बार भी नहीं सोचा। लेकिन फिर अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि इस क्षेत्र में मौतों में वृद्धि हुई है बाय ओवर 4%। यह क्यों हुआ? इसके लिए उन बीमारियों को जिम्मेदार ठहराया गया जो हाल ही में सफाई करने वाले जंगली कुत्तों और चूहों से हुई थीं। और उन वाटरबोर्न डिजीजेस को भी नहीं भूलना चाहिए जो फेंके गए शवों से आती थीं। रिसर्चर्स ने इसके साथ ही इससे संबंधित आर्थिक लागत की भी हिसाब किया। उन्होंने सालाना मौतों के लिए स्टैटिस्टिकल लाइफ का मूल्य को ध्यान में रखते हुए इसका भारी 5.7 लाख करोड़ का मूल्य निर्धारित किया। यह पागलपन है क्या नहीं?
और इसे मेट्रिक और वेटजमैन के सिद्धांत के दूसरे हिस्से लाभ लागत विश्लेषण के साथ आगे बढ़ा जाता है। या क्या पारिस्थितिकी सेवाओं के लाभ वास्तव में प्रजातियों की संरक्षण की लागत को पार करते हैं? उदाहरण के लिए, केवल एक मामूली प्राकृतिक स्थापना की बजाय दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सफल रीबिल्डिंग प्रयासों में से एक पर नजर डालो। संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में भेड़ियों का रीइंट्रोडक्शन। जबकि प्रयासों की लागत लगभग $30 मिलियन थी, लोग भेड़ियों को देखने के लिए आते हैं और इस पर्यटन खुद ही हर साल $35 मिलियन कमाता है, जो पास के समुदायों की मदद करता है। तथा यह नहीं कहना कि इसने पार्क की फसल और जीव जंतु को रिजुविनेटेड किया। क्या कुनो की चीता कुछ वो कर सकती है जिसे येलोस्टोन के भेड़िया कर सकते हैं? वैसे तो चीताओं के खिलाफ मुद्दे यह हैं कि एक विदेशी प्रजाति को भारत में ट्रांसलोकेटिंग करना सफल नहीं हो सकता। वे तो आखिरकार वे इस भूमि के मूल निवासी नहीं हैं। उनके पास आगे फैलने और घूमने के लिए बहुत अधिक स्थान नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम पैसे फेंक रहे हैं और कि हमें बेहतर हो सकता है कि हम पैसे को व्यय करने की बजाय गिद्ध जैसी प्रजातियों की सुरक्षा में लगाएं। वे भूमि के लिए नैतिक हैं और आर्थिक लाभ स्पष्ट हैं। तो कुछ लोग तर्क देते हैं कि हम पैसा बर्बाद कर रहे हैं। बस अफ्रीका को देखो, 20 साल पहले गिद्धों का लिवोंडे नेशनल पार्क से गायब हो गया था, लेकिन जब 2017 में पार्क में चीते का रीइंट्रोड्यूस किया गया तो गिद्ध फिर उड़ने लगे। प्रत्यक्ष रूप से वे अपने शिकार को मारकर और खाने के बाद छोड़ दिए शवों पर भोजन करने आए। क्या एक्सपर्ट्स ने प्रिडिक्टेड की होगी कि ऐसा होगा? हमें पता नहीं। तो शायद अगर भारत की चीता कार्यक्रम सफल होता है तो यह अपने देशी गिद्ध जनसंख्या को भी सुरक्षित करने में मदद कर सकता है। यह इकोसिस्टम को भी बढ़ावा देगा, क्या नहीं? तो हाँ, हालांकि अर्थशास्त्री और शोधकर्ताओं ने संरक्षण प्रयासों को संख्याओं और इकोनॉमिक यूटिलिटी को प्रदान करने के तरीके ढूंढ लिए हैं, यह हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो सकता है। और इसका मतलब है कि कभी कभी हमें असंवैधानिक रूप से संरक्षण के लिए संसाधनों को सौंपना पड़ सकता है।